नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है सोयाबीन, तुअर, कपास, उर्वरक और पोषक तत्व प्रबंधन। तो दोस्तों, अगर इस साल देखा जाए तो लगता है कि इस समय रासायनिक उर्वरक की कमी है। रूस और यूक्रेन, इन देशों में बड़ी मात्रा में पोटैश और फास्फोरस का उत्पादन होता है, लेकिन उन दोनों में हुए जंग की वजह से यहाँ से सुचारू आपूर्ति अभी भी वैसे नहीं आ रही है जैसी होनी चाहिए। मेरी निजी राय में एक यह भी है, और वैश्विक बाज़ार में रासायनिक उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर इस साल के खरीफ सीज़न पर पड़ेगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रासायनिक उर्वरकों की कीमतें बढ़ेंगी और हमें वांछित ग्रेड समय पर मिलेगा या नहीं, क्योंकि यह गारंटी नहीं दे सकते कि आपको उर्वरक का वांछित ग्रेड मिलेगा। अब यह रासायनिक उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी और उपलब्धता के मुद्दे इस साल कई जगहों पर व्यवधान पैदा कर सकते हैं। उसे रासायनिक उर्वरक की बजाय कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे संयुक्त माध्यमिक पोषक तत्वों के बैग उसे रासायनिक उर्वरक के बजाय कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे संयुक्त माध्यमिक पोषक तत्वों के बैग बेचना है, जिस पर एनपीके नहीं ब्लिक अन्य घटक होते हैं। लेकिन रासायनिक उर्वरक बैग जैसे मैंने बाज़ार में कई जगहों पर देखा है, जिनमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश नहीं है। कुछ जगह कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यह बिक्री के लिए है। कुछ स्थानों पर पोटैश, प्राकृतिक पोटैश को म्यूरेट ऑफ पोटैश के स्थान पर पोटैश के रूप में दिया जा रहा है। कहीं कहीं डीएपी की बैग की जगह कोई और खाद डाल रहा है। इसलिए हम इस धोखाधड़ी पर भी कुछ अंकुश लगाना होगा। यदि ऐसी धोखाधड़ी होती है तो हमें इसकी सूचना कृषि विभाग को देनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस का काम एनपीके ही करेगा और पोटैश का काम भी एनपीके ही करेगा। इसके बजाय कोई और नहीं करेगा। अगर आपको ऐसी चीज़ें मिलती है तो आप उन्हें कृषि विभाग के ध्यान में ज़रूर लाएं। मेरा व्यक्तिगत अनुमान यह है कि भविष्य में भी रासायनिक उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि जारी रहेगी। इसलिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम तुरंत जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, उनमें से एक यह है कि हमें हर फसल में इन जीवाणु उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। उनमें से फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी पीएसबी है। हम बूस्टर कंपनी का फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पी बूस्ट के नाम से या अन्य कंपनियों के फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का नाम देते हैं। हम पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया KMB का नाम भी रखते हैं। उसे हम K-लिफ्ट कहते हैं। तो आपको प्रत्येक फसल के लिए कम से कम 2 किलो का उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको इसी साल से इसका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पी बूस्ट क्या करता है? यह मिट्टी में अघुलनशील फास्फोरस को घुलने का काम करता है, और जो घुलता नहीं है वह फसल को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर इसे घुलाया जाता है तो फसल अच्छे से आती है। इसलिए पीएसबी अघुलनशील फास्फोरस को घुलने का काम करता है। पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पोटैश बनाने का काम करते हैं, जो एक गतिहीन पोटैश है। यह फसल को प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसके अलावा पहली खुराक में कपास या अन्य फसलों के लिए उर्वरक की दूसरी खुराक में अच्छी गुणवत्ता वाला ह्यूमिक एसिड लगाया जा सकता है। मतलब यह है कि जैसे आपके पास ह्यूमिसिल या आपका ह्यूमिसेट है, वैसे ही आपके पास राइजर भी है। आप राइजर जी ग्रैन्युअल दानेदार रूप में रासायनिक खाद में 5 से 10 किलो प्रति एकड़ लगा सकते हैं। यह सफ़ेद जड़ों की अच्छी वृद्धि को बढ़ावा देता है। फिर आपका अपटेक जो भी हो, पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से उठाता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। पी बूस्ट और K-लिफ्ट का उपयोग करने की विधि यह है कि थोड़ी सी बारिश या थोड़ी सी छाया के बाद हम
2 किलो प्रति एकड़ खाद में देते थे। इस गणना के अनुसार इसे 50 किलो, 100 किलो या 200 किलो खाद में मिलाना चाहिए। या दूसरा तरीका यह भी है कि हम इसे रोपण के बाद इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। प्रति एकड़ 2 किलो ड्रिंचिंग प्रति एकड़ 2 किलो नोज़ल को हटाकर हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और तीसरा तरीका मैं आपको पी बूस्ट और के लिफ्ट के बारे में बताता हूँ। मुझे आपको अन्य पीएसबी और अन्य केएमबी के बारे में बताने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेप्स होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए आप इन्हें रासायनिक उर्वरकों में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा परिणाम तभी मिलता है जब आप इसे गोबर के साथ मिलाकर उसके बाद में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा विकल्प ड्रेंचिंग करना है, और यदि दोनों संभव न हो तो आप बुआई के समय सीधे रासायनिक उर्वरकों में भी पी बूस्ट और के लिफ्ट मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरकों के प्रबंधन में सोयाबीन, तूर और कपास में पोषक तत्वों का संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम क्या खाद देते हैं, आपकी भूमि को किस उर्वरकों की आवश्यकता है, क्या होगा अगर आप बहुत ज़्यादा खाद देते हैं। हमने इसलिए ये सभी चीज़ें जानने के लिए पिछले पखवाड़े इन सभी पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्व बहुत अधिक होने जाने पर क्या होता है, ये सभी वीडियो आप YouTube पर देख सकते हो। अब अगर हम इसे इस तरह से देखें तो मिट्टी की जांच के बाद ही रासायनिक उर्वरकों की सिफारिश करना संभव है। लेकिन अब हर किसान भूमि की उर्वरता की जांच नहीं कर सकता है। तो अगर हम सोयाबीन का उदाहरण लेते हैं तो सोयाबीन के लिए अनुशंसित उर्वरक क्या है। सोयाबीन के लिए अनुशंसित मात्रा में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम सल्फर के साथ 30 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टर यह है। तो अगर आप इसमें मिट्टी का परीक्षण नहीं किया हो तो कम से कम आप अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा के बारे में तो जानते हो। कुछ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, कुछ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, कुछ मिट्टी में नाइट्रोजन मध्यम होती है। तो आपकी मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है, इसे कैसे पहचानें। उन भूमियों में जहाँ फसल की वृद्धि तीव्र गति से ज़ोरदार और उच्च होती है, वहाँ नाइट्रोजन अधिक होती है, यही समझना चाहिए। इनमें ऐसी ज़मीनें भी है जहाँ हम सालों से सोयाबीन पर सोयाबीन और चने की खेती कर रहे हैं। दोनों की जड़ों में गांठें होती है। हम वर्षों से ऐसी फसलें उगा रहे हैं। चूँकि जड़ों पर गांठें होती तो भी हम हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित करके फसल को देती है और शेष बचा नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला दिया जाता है। नतीजतन कई ज़मीन पर ऐसी अत्यधिक फसल वृद्धि होती है। सोयाबीन कमर तक आ जाती है, चना जांग तक अच्छी तरह से आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। फिर यदि आप ऐसी मिट्टी में दोबारा नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो यह इसके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। यदि आप फिर से नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं तो अधिक वृद्धि होगी और आपके पास उत्पादन होगा, फसलें सघन होगी, कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, रोगों का प्रकोप बढ़ेगा और फलों की संख्या घटेगी। इसलिए मिट्टी में जहाँ कुछ विकास तेज़ी से होता है, अच्छी वृद्धि होती है, भले ही आप सिंगल सुपर फॉस्फेट लागू करें, यह काम करेगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति एकड़ 2 से 3 बैग या बुआई से 8 दिन पहले या बुआई के 15 दिन पहले ऐसी मिट्टी में जहाँ तेज़ी से फसल वृद्धि हो रही हो वहाँ पर फेंक दें। इसके अलावा यदि आप बाज़ार में उपलब्ध म्यूरेट ऑफ पोटैश की पेशकश कर सकते हैं। एमओपी प्राकृतिक गोली आदि नहीं है। यदि आप एमओपी दे सकते हैं तो आप 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश दे सकते हो। अब एक और प्रकार की मिट्टी है कि कुछ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए अगर वहाँ कोई फसल बोई जाती है तो वह अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी भूमि में यदि बुआई के साथ खाद डालना हो तो 20-20-13
या 24-24-8 और 20 किलो पोटैश के साथ एक बोरी प्रति एकड़ 20-20-13 या 24-24-8। अब इसमें आप 20-20-13 या 24-24-8 दे सको तो जिसकी नाइट्रोजन धीरे धीरे फसल को मिल जाती है। इनमें उपलब्ध नाइट्रोजन धीरे धीरे फसल को मिल जाती है और इसलिए फसल को अधिक दिन तक मिलती रहती है। जब हम यूरिया देते हैं तो यूरिया 72 घंटे के भीतर फसल को तुरंत मिल जाता है, उड़ जाता है या हवा में परिवर्तित हो जाता है या पानी के साथ बह जाता है। लेकिन 20-20-13 या 24-24-8 जो भी हो उसे धीरे धीरे फसल को मिल जाती है। अब सुपर फॉस्फेट में भी सल्फर होता है और 20-20-13 या 24-24-8 में भी सल्फर होता है, इसलिए इसे सल्फर को अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप सुपर फॉस्फेट का उपयोग करते हैं या फिर जहां 20-20-13 या 24-24-8 का इस्तेमाल होता है वहाँ अलग से सल्फर देने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरे प्रकार की भूमि है मध्यम या औसत नाइट्रोजन वाली मिट्टी होती है। फिर इन मिट्टी में जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा औसत होती है, सभी फसलों में वृद्धि भी औसत होती है। ऐसी मध्यम मिट्टी में फसल न ज़्यादा बढ़ती है न बहुत कम बढ़ती है। फिर आप ऐसी भूमि में बुआई के साथ साथ अगर खाद डालते हो तो इस समय सोयाबीन को डीएपी दे सकते हो, लेकिन डीएपी का आप ज़्यादा आग्रह न धरें। यदि आपको डीएपी नहीं मिलता है तो आप 12-32-16 दे सकते हो, आप 14-35-14 दे सकते हो या 10-26-26 भी दे सकते हो। आप इनमें से कोई भी उर्वरक दे सकते हैं जिसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा हो। मध्यम मिट्टी में बुआई के साथ आप यह एक बोरी प्रति एकड़ दे सकते हो। जब हम मध्यम मिट्टी में डीएपी 12-32-16, 14-35-14 या 10-26-26 लगाते हैं, इसलिए इन उर्वरकों में सल्फ़र नहीं होता है और आपको इसके साथ सल्फ़र देना होता है। आमतौर पर 10 किलो प्रति एकड़ दानेदार सल्फ़र 5-10 किलो या 2 किलो सल्फ़र WDG सल्फाबुश 2 किलो प्रति एकड़ मिलाया जा सकता है। सल्फ़र क्यों डालें? क्योंकि सोयाबीन सल्फ़र प्रिय फसल है। यह अन्य फसलों की तुलना में मिट्टी में अधिक सल्फ़र रखता है। नतीजतन कुछ मिट्टी में सल्फ़र की कमी होती है और सल्फ़र का ऐसा गौण पोषक तत्व है जिसकी कमी होने पर यह फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और यहाँ तक कि पोटैश भी नहीं मिलने देता है। तो आप मिट्टी और फसल की वृद्धि के आधार पर सोयाबीन के साथ उर्वरक की कौन सी विधि का उपयोग करना चाहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यह जानकारी आपको अपने खाद्य प्रबंधन की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा। अगर बहुत अधिक अवांछित पोषक तत्व मिलता है तो पिछले वीडियो देखें। तो भाइयों, यह हुआ सोयाबीन खाद्य प्रबंधन। अब सोयाबीन में हमने मुख्य पोषक तत्व NPK और द्वितीय पोषक तत्व की आवश्यकता के अनुसार सल्फर लिया है। मैग्नीशियम, कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें चूना पत्थर मिट्टी होती है। गांव के पास उच्च कैल्शियम सामग्री या सफ़ेद भूमि वाली भूमि उच्च कैल्शियम सामग्री के कारण ऐसी मिट्टी में जिंक और लोह की कमी होती है। तो ऐसी भूमि में क्या होता है, सोयाबीन बोया जाए या उड़द या मूंग बोया जाए, आमतौर पर 25 दिनों में पीला हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो यह पीला क्यों हो जाता है? क्योंकि उस मिट्टी में जिंक और फेरस की मात्रा कम होती है। तो चूना पत्थर की मिट्टी या सफ़ेद मिट्टी में आपको सबसे पहले सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग नहीं करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल कोई भी रहने दीजिए, चूना पत्थर और सफ़ेद मिट्टी में जिंक EDTA, चिलेटेड जिंक 20 ग्राम और फेरस EDTA 20 ग्राम का छिड़काव करें। आमतौर पर 20-25 दिनों के बाद 1-2 पीले पत्ते दिखाई देने पर तुरंत स्प्रे करें। आप प्रति एकड़ 10 किलो यूरिया भी दे सकते हैं और चूना पत्थर और सफ़ेद मिट्टी में फास्फोरस का अधिक प्रयोग करें। अब जब सोयाबीन की फसलों की जड़ों पर गांठें पड़ जाती है तो उसे फसल से ही नाइट्रोजन
होती है, अर्थात इसकी जड़ों की गांठ में बसे राइजोबियम हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है। इसलिए इस फसल को अलग अलग नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगह पर किसान सोयाबीन को अनुचित मात्रा में यूरिया देते हैं। सोयाबीन वहाँ ज़्यादा उगता है और वहाँ उत्पादन कम हो जाता है। यदि आप इसे यूरिया देते हैं तो उसकी जड़ों पर गांठें भी नहीं बढ़ेगी। आप इसे ऊपर से नाइट्रोजन देते हैं और अगर यूरिया नहीं दिया जाता है तो जड़ों पर गांठें उगती है और हवा से नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। यूरिया की अधिकतम मात्रा उस मिट्टी में न डालें जिसमें बुआई के बाद मध्यम या प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन हो, या बुआई से पहले उर्वरक लगाने के बाद आपके पास अन्य फसलें हैं जिनकी फसल की जड़ों में गांठें नहीं होती है। मान लीजिए ऐसी फसल ज्वार, बाजरा, गेहूँ, कपास है तो उसे यूरिया की खुराक दी जाती है। लेकिन सोयाबीन के बाद में यूरिया देने की सलाह नहीं दी जाती है। यूरिया केवल बहुत कम नाइट्रोजन वाली मिट्टी में देना ठीक है, लेकिन यूरिया उस मिट्टी में नहीं दिया जाना चाहिए जहाँ विकास अच्छा हो। तो भाइयों, यह हुआ सोयाबीन खाद का प्रबंधन।